हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीतू कारोलिया। वीसीसी के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस, उनको कौन अपॉइंट करता है, वो किसको रिज़ाइन करते हैं, उसके साथ ही उनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। तो जो हम देखते हैं कि हमारे संविधान में प्रेसिडेंट को कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल और इमरजेंसी पावर्स, ये सारी पावर्स हमारे प्रेसिडेंट को दी गई हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। जब हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं तो वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो सारी पावर्स जो हैं हमारे पार्लियामेंट, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास होती हैं। प्रेसिडेंट को संविधान के तहत बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इन सारी पावर्स का यूज़ जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ सरकार, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उसकी कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है और इन पावर्स का यूज़ राष्ट्रपति जो हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेंगे। तो एज पर आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट हैज़ द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव पावर्स। फर्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है आर राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ द नेशंस अफेयर्स। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्रधानमंत्री से देश में चलने वाले किसी भी मामले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो प्रधानमंत्री को किसी भी समय अपने पास बुलाकर इन सारे मामलों का संज्ञान ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो बात करता है पावर्स टू अपॉइंट एंड रिमूव हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति पीएम को नियुक्त करेंगे। आर्टिकल याद रखिएगा आप लोग, आर्टिकल 75 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और पीएम जो होगा वो बहुमत दल का नेता होगा। इसके साथ ही पीएम की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। तो पीएम क्या करते हैं, लिस्ट भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उन सदस्यों को अन्य पद जो होते हैं मंत्री पद, उन पर नियुक्त करते हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का विशेषाधिकार होता है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, थर्ड पॉइंट, वो बात करता है अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करते हैं और उसके साथ ही वो द स्टेट गवर्नर्स, जो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं और हमारे जो उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, उनको भी नियुक्त करते हैं। अटॉर्नी जनरल की जब हम बात करते हैं, महान्यायवादी, तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करते हैं और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे वो उस पद पर रहेंगे, राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें उस पद से हटा सकते हैं, तो उनको भी नियुक्त करते हैं। उसके साथ ही कैग होते हैं जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और चीफ कमिश्नर एंड मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर मेड इन हिज नेम। तो इन सारे सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास ये पावर्स होती हैं कि राष्ट्रपति इज ऑलवेज द फर्स्ट टू एड्रेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द बजट सेशन। तो राष्ट्रपति वह पहले व्यक्ति होते हैं जो बजट सेशन के दौरान हमारी जो संसद है उसको एड्रेस करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो बात करता है इन केस ऑफ अ डेडलॉक इन लेजिस्लेशन प्रोसेस बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट समन्स अ ज्वाइंट सेशन टू ब्रेक द इम्पेसिस। तो जब दोनों हमारे हाउसेस जो होते हैं पार्लियामेंट के, उनमें किसी भी कानून को लेकर मतभेद होता है या विवाद होता है, तो उसको सुलझाने के लिए या उसके निपटारे के लिए प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सेशन लेकर आते हैं, जिसको हम संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। वो राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। थर्ड पॉइंट जो है वो बात करता है प्रेसिडेंशियल सेक्शन इज मैंडेटरी फॉर अ लेजिस्लेशन सच एज क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट और चेंजेस इन द बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स और अ चेंज इन द नेम ऑफ अ स्टेट। तो राष्ट्रपति को ये सारे अधिकार दिए गए हैं कि वह किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण और उनके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो बात करता है लेजिस्लेशन डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द प्रेसिडेंट कंसेंट। तो यह हमारे प्रेसिडेंट का अधिकार है, सिर्फ प्रेसिडेंट का, कि वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें किसी भी तरीके का परिवर्तन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है या उनकी अनुमति से किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो बात करता है मनी बिल्स इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा रिक्वायर द प्रेसिडेंट कंसेंट। जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में
हमारे राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के यह नहीं किया जा सकता। 6 पॉइंट जो है वो बात करता है ऑल बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट नीड द प्रेसिडेंट कंसेंट बिफोर बिकमिंग लॉ। तो वो सारे बिल्स जो हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा पास किए गए हैं, कानून बनने से पहले उन पर हमारे प्रेसिडेंट की अनुमति मिलना आवश्यक होता है। बिना हमारे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की अनुमति के वह एक्ट नहीं बन सकता या कोई भी कानून नहीं बन सकता। लास्ट पॉइंट जो है वो बात करता है ही नॉमिनेट्स द मेंबर टू बोथ द हाउसेस। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, दोनों हाउसेस जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, उनमें मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो अलग अलग उससे होते हैं, मतलब कला, संस्कृति, विज्ञान से होते हैं, साहित्य से, उनको नॉमिनेट करते हैं। और जो हमारी लोकसभा होती है, उसमें 2 जो एंग्लो इंडियंस हैं, उनको हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। जब हम फाइनेंशियल पावर्स की बात करते हैं, only when the president recommend can a money bill be introduced in the parliament। तो सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट की अनुमति के द्वारा ही जो मनी बिल होता है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ ही जो हमारे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है वो भी हम लेते हैं राष्ट्रपति, और उनकी समीक्षा या सहयोग से जो है उनके अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो ये भी हमारे प्रेसिडेंट की पावर्स है। उसके साथ ही लीड्स द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट एंड मेक्स एडवांसेस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड। तो ये फाइनेंशियल पावर्स जो है हमारे राष्ट्रपति को दी गई हैं कि वो फाइनेंस से रिलेटेड भी उनको जो है कानून बना सकते हैं या जो मनी बिल है उनसे संबंधित कार्य कर सकते हैं। इमरजेंसी पावर्स की जब हम बात करते हैं तो ही कैन डिक्लेयर नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये 3 तरह की इमरजेंसी लागू की जा सकती हैं। नेशनल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की, तो कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो इन 3 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वॉर की कंडीशन हो, एक्सटर्नल अग्रेशन हो और आर्म्ड रिबेलियन, जिसको हम बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। तो इन 3 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जा सकती हैं। दिस कैन बी डन ऑन द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और 1 महीने के अंतर्गत जो है इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से 1 महीने के अंदर पास होना चाहिए, जो भी इसके लिए ऑर्डर होता है, आदेश होता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारी स्टेट इमरजेंसी है, तो इसको स्टेट इमरजेंसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। इनको 3 नामों से जाना जाता है और ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। जब हम स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं तो ये कब लगाया जाता है, जब किसी भी स्टेट में सीएम रिज़ाइन कर दें, या जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, वो एक्स्ट्रा पावर यूजेस कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा पावर यूज़ कर रहे होते हैं, या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे होते हैं। तो गवर्नर जो होते हैं किसी भी स्टेट के, वो प्रेसिडेंट को बताते हैं कि स्टेट में काम सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, वो गवर्नर की रिक्वेस्ट पे जो है प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं गवर्नर की हेल्प से। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो ये आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हम जब करते हैं तो इसमें मान लीजिए हमारी जो कंट्री है उसके पास फाइनेंस खत्म हो जाए, या फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है यदि फाइनेंस खत्म हो जाए। इसके साथ ही भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा आर्टिकल है जो अभी तक नहीं लगा है या अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, या कौन सा इमरजेंसी है जो अभी तक नहीं लगाई गई है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में नहीं लगाई गई है। ये हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, आर्टिकल 360 के अंतर्गत आती है। आप इनके आर्टिकल्स याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और जुडिशियल पावर्स के बारे में। He appoints ambassador and high commissioners to other countries। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अम्बेसडर और हाई कमिश्नर जो दूसरी कंट्रीज़ के लिए होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। जो राजनीतिक होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड आर साइंड ऑन हिज बिहाफ। तो जो भी शांति समझौते होते हैं या जो भी समझौते होते हैं, संधियाँ होती हैं, वो राष्ट्रपति के बिहाफ पे होती हैं, उनके साइन से होती हैं। अंडर मिलिट्री पावर्स ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस। जब हम मिलिट्री पावर्स की बात करते हैं तो राष्ट्रपति वॉर या जो शांति समझौते हैं उनको लागू करते हैं। वॉर जो है उनकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ही अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस। जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो और एयर फोर्सेस। इनके जो चीफ होते हैं वो अपॉइंट्स किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ही कैन डिसमिस जजेस इफ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पास द रिजोल्यूशन टू द इफेक्ट। जुडिशियल पावर्स के अंतर्गत हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे जो जजेस होते हैं उनको हटा सकते हैं। ये सारी पावर्स हमारे राष्ट्रपति को दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत। जब हम वीटो पावर्स की बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो वीटो पावर्स क्या होती हैं? जब हम वीटो पावर्स की बात करें तो व्हेन अ बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, जब कोई बिल होता है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो पार्लियामेंट कैन पास द बिल एंड बिफोर द बिल बिकम्स एन एक्ट इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द इंडियन प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल। तो जब कोई बिल हमारे पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है तो एक्ट बनने से पहले वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके अप्रूवल के लिए। तो इस कंडीशन में हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास 3 तरीके के पावर्स होते हैं। इट इज़ ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू आइदर रिजेक्ट द बिल, रिटर्न द बिल और विथ होल्ड हिज असेंट टू द बिल। तो या तो वो बिल है उसको वो स्वीकार कर सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं, या उसे जैसा है उसे छोड़ देते हैं या होल्ड पे रख देते हैं। द चॉइसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ओवर द बिल इज कॉल्ड हिज वीटो पावर्स। तो ये जो चॉइसेस हैं जो राष्ट्रपति को दी गई हैं यही वीटो पावर्स कहलाती हैं। जब हम टाइप्स ऑफ वीटो पावर्स की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, ये 3 तरीके की वीटो पावर्स राष्ट्रपति को दी गई हैं। जब हम एब्सोल्यूट पावर्स की बात करते हैं, एब्सोल्यूट वीटो पावर्स की, तो लोकसभा से बिल पास हुआ और राज्यसभा के पास गया, और राज्यसभा से भी बिल पास होने पर, मतलब जब दोनों हाउसेस से कोई भी बिल पास हो जाता है, उसके बाद हमारी पार्लियामेंट यदि डिसॉल्व हो जाए तो हमारे प्रेसिडेंट उस बिल को होल्ड कर लेते हैं, या यदि कोई बिल राष्ट्रपति के द्वारा होल्ड कर लिया जाए तो वो होता है एब्सोल्यूट वीटो। मतलब उस पर मना हो जाए, जो है उसको उसी तरीके से मना कर दिया जाए राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट जो है हमारी सस्पेंसिव वीटो। तो यदि बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ और प्रेसिडेंट उसको दोबारा या पुनर्विचार के लिए भेज दे, कोई बिल जो दोनों हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट उस बिल को पुनर्विचार के लिए यदि वापस भेज दे तो वो होता है सस्पेंसिव वीटोज़। फिर हम बात करते हैं पॉकेट वीटो की। तो कोई बिल जिस पर राष्ट्रपति ना तो सहमति दे रहे हैं और ना ही असहमति, मतलब ना उस पर यस और नो वाली कर रहे हैं राष्ट्रपति किसी भी बिल पर, तो उस बिल को पॉकेट वीटो कहते हैं। मतलब राष्ट्रपति ने उस बिल को पॉकेट में डाल के मतलब छोड़ दिया है। तो ये 3 वीटोज होते हैं जो राष्ट्रपति के पास इनकी पावर्स होती हैं। जब हम बात करते हैं वीटो पावर्स की, तो 1986 में ज्ञानी जैल सिंह इंदिरा गांधी के टाइम पर इसका यूज़ किया था। और इसके अलावा एक और पॉइंट्स है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात होती है, संविधान संशोधन की, तो उस समय राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।